नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते रोगियों के मद्देनजर राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी कार्यालय और दुकानें बंद रखने का फैसला किया। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए चुनावों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राजीव कुमार नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त, वे अशोक लवासा का स्थान लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एम्स के फोरेंसिक विभाग से बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए सुरेश रैना को सराहा और गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक लोगों के नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण के जरिए शीघ्र पहचान, निगरानी के साथ घर में अलग रहने और गुणवत्तापूर्ण, त्वरित और प्रभावशाली चिकित्सा देखभाल तथा नीतिगत उपायों से प्रभावी उपचार के फलस्वरूप पिछले 21 दिनों में ठीक होने वाले मरीजों में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते रोगियों के मद्देनजर राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी कार्यालय और दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वालों को इन दिनों में काम करने की अनुमति होगी। सार्वजनिक और निजी परिवहन को भी इस बंदी से छूट दी गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं भी अपने निर्धारित समय पर आयोजित होंगी। राज्य में कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा। गुजरात में कल कोविड-19 के 1204 नए रोगियों का पता चला। राज्य में लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 80% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में अब तक 16,20,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 72,857 परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। कल सामने आए संक्रमण के 1,204 नए मामलों में से सबसे अधिक 169 मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 156 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 84,466 हो गई है। राज्य में 14,320 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 79 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी ओर कल 1,324 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 67,277 हो गई है। कल 14 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,869 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद शहर के 26 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 78% हो गई है। ये दर राष्ट्रीय औसत से 4% अधिक है। अस्पतालों से कोविड मरीजों के स्वस्थ होकर घर जाने वालों में वृद्धि के साथ सक्रिय मामलों की संख्या 25,241 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। पिछले 15 दिनों में रिकवरी रेट में 14% की बढ़ोतरी हुई है। पटना जिले में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 80% हो गई है। एनएमसीएच में आज से कोरोना के गंभीर मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो रहा है। फिलहाल पटना एम्स में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का सफल इलाज किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों में मजिस्ट्रेट को तैनात करने का निर्देश दिया है, ताकि रोगियों से निर्धारित सरकारी दर से अधिक शुल्क वसूल नहीं किया जा सके। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर एम के शर्मा कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाए गए हैं।
जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने कहा कि वे पृथकवास में रहेंगे। डॉक्टर शर्मा ने अपने संपर्क में आए लोगों से अनुरोध किया है कि वे 7 दिन तक पृथकवास में रहें और उसके बाद यह लक्षण दिखाई देने की स्थिति में शीघ्र अपनी जांच कराएं। इस बीच सिक्किम में कल कोविड-19 के 46 नए रोगियों का पता चला। इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1336 हो गई है। इनमें से 834 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में इस महामारी से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। 499 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड़ी के पलनीसामी ने कहा है कि इस समय राज्य में सार्वजनिक परिवहन की अनुमति देने से कोविड-19 के रोगियों का पता लगाने में परेशानी आ सकती है। राज्य में इस महामारी के कारण सार्वजनिक परिवहन अधिकतर बंद हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने संकेत दिया है कि सार्वजनिक परिवहन चलाने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। कल नामक्कल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अभी सार्वजनिक परिवहन की पूरी अनुमति देने से संक्रमितों की जांच में बाधा आ सकती है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर ने बताया है कि कोविड-19 रोगियों के देरी से उपचार के लिए पहुंचने के कारण कुछ ज्यादा मौतें हो रही हैं। उन्होंने चेन्नई में 250 अतिरिक्त बिस्तर वाले सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जनता को समर्पित करने के बाद मीडिया को बताया कि जो प्राइवेट क्लिनिक कोविड रोगियों की हालत नाजुक होने के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल भेज रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। श्री विजयभास्कर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सर्वोत्तम उपचार प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उनके अनुभव प्राइवेट अस्पतालों को भी बताए जा रहे हैं ताकि रोगियों की मृत्यु कम से कम रहे। उन्होंने लोगों से कहा कि वे कार्यस्थल पर साथ मिलकर खाना पीना न करें ताकि संक्रमण का प्रसार कम रखा जा सके। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी चुनावों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों के लिए कड़े मानदंड तय किए गए हैं। प्रचार अभियान के दौरान भी कोविड-19 के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घर घर चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रोड शो के दौरान 5 वाहनों के काफिले के बीच अंतर रखना जरूरी होगा। सार्वजनिक सभाओं और रैलियों के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। मतदान की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड से अधिक पाया जाएगा तो उसकी जांच एक बार फिर से की जाएगी। यदि दूसरी बार जांच में भी तापमान अधिक पाया गया तो मतदाता को टोकन या प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ताकि वह कोविड-19 संबंधित उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल सके। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि वर्तमान में 1500 मतदाताओं के नियम की बजाय किसी मतदान केंद्र पर एक समय में केवल 1000 मतदाताओं को जाने की अनुमति दी जाएगी। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे अशोक लवासा का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस सप्ताह के शुरू में इस्तीफा दे दिया था। श्री कुमार इस महीने की 31 तारीख को श्री लवासा के कार्यमुक्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। श्री कुमार की नियुक्ति ऐसे समय की गई है जब निर्वाचन आयोग कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। 1984 बैच से झारखंड काडर के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन का 3 दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव के रूप में 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जिम्मेदारी पूर्ण बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नीति संबंधी निर्णय किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्तीय समावेशन योजना को आगे बढ़ाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों में प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा ऋण कार्यक्रम और अन्य प्रमुख योजनाओं के जरिए लोगों की ऋण तक पहुंच कायम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि नीट और जेईई परीक्षाएं आयोजित करने में शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। एनटीए ने बताया कि परीक्षा से पहले और बाद में परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा और परीक्षार्थी केंद्र पर नए मास्क और दस्ताने ले सकेंगे। एनटीए ने कानून व्यवस्था और बिजली सप्लाई बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ रोकने और परीक्षार्थियों के आसानी से आने जाने की व्यवस्था में राज्य अधिकारियों से सहयोग मांगा है। एजेंसी ने प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही परीक्षार्थियों को जरूरी निर्देश और कोविड-19 संबंधी सलाह भी भेजी है। एनटीए ने बताया कि नीट और जेईई परीक्षा में बैठने वाले 99% से ज्यादा प्रत्याशियों को उनकी पहली वरीयता वाला परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को लागू करने और एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी प्रदान करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी प्रदान करने का निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इस फैसले के बाद यहां के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने के फैसले का राज्य के कई शिक्षाविदों ने भी स्वागत किया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के डॉक्टर संजीव गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया, इसके 3 करोड़ युवाओं को अब जो है अपनी परीक्षाएं देने में बहुत ही सुविधा होगी। न सिर्फ उनका फीस के रूप में आर्थिक व्यय कम होगा, बल्कि उनको अपने नजदीक ही प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र भी उपलब्ध होगा और ये परीक्षाएं बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में संपन्न होंगी। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा, देश के युवाओं के भविष्य संवारने की दिशा में यह क्रांतिकारी कदम है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले युवाओं को खास राहत मिलेगी। उनके परिश्रम और धन दोनों की बचत होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। भारत ने एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते रोगियों के मद्देनजर राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी कार्यालय और दुकानें बंद रखने का फैसला किया। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राजीव कुमार नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त, वे अशोक लवासा का स्थान लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एम्स के फॉरेंसिक विभाग से बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए सुरेश रैना को सराहा और गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फोरेंसिक विभाग से बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले की समीक्षा करने और चिकित्सकीय न्यायिक राय देने का अनुरोध किया है। एम्स ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में फोरेंसिक विशेषज्ञों का चिकित्सकीय बोर्ड गठित किया है, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट अन्वेषण एजेंसी को सौंपेगा। सीबीआई विश्लेषण के लिए जरूरी चिकित्सकीय रिकॉर्ड और फोरेंसिक टीम को उपलब्ध कराएगी, जिसके बाद विशेषज्ञों की टीम इस मामले का विश्लेषण करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार आज राज्य विधानसभा में 17 विधेयक प्रस्तुत करेगी। इनमें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक क्षति वसूली और निजी संपत्ति अध्यादेश 2020 शामिल है। विधानसभा का संक्षिप्त वर्षाकालीन सत्र बृहस्पतिवार को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में कानून व्यवस्था, कथित फर्जी पुलिस एनकाउंटर, किसानों के मुद्दे और बेरोजगारी को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते विधानमंडल की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है। सरकार आज उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश गौवंश वध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 और उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 पर बिल सहित 17 बिल प्रस्तुत करेगी, जिसको लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शित करेगा। संगठित विपक्ष पहले ही सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि सरकार विधानसभा में अपने बहुमत और शक्ति का दुरुपयोग कर रही है और इस तरह के जन विरोधी कानून ला रही है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत के 44 सेटों के विनिर्माण के लिए निविदा रद्द कर दी गई है। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि सप्ताह भर में नई निविदा जारी की जाएगी। मंत्रालय ने बताया है कि नई निविदा संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश के अनुसार जारी की जाएगी, जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम को वरीयता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना को पत्र लिखकर क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की है। सुरेश रैना ने 15 अगस्त के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां रैना को न केवल एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में बल्कि एक ऐसे गेंदबाज के रूप में भी याद करेगी जो जरूरत पड़ने पर मैच का पासा पलटने में सक्षम रहे। उन्होंने रैना की क्षेत्र रक्षण की सराहना करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने कई उत्कृष्ट कैच लेकर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में बेहतर प्रदर्शन किया। 2020 में उनका योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स के 16 खिलाड़ी आईपीएल 2020 टूर्नामेंट के लिए कोच और प्रबंधन अधिकारी सहित चेन्नई से विशेष विमान से संयुक्त अरब अमारात पहुंचे। ये खिलाड़ी इस महीने की 14 तारीख से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में परीक्षण सत्र में हिस्सा ले रहे थे। इनका कोविड-19 का परीक्षण किया गया और उन्हें संक्रमण मुक्त प्रमाणित किया गया। दुबई में भी समय समय पर उनकी कोविड जांच की जा सकती है। कोरोना संक्रमण के कारण भारत में खेल संभव न हो पाने के कारण आईपीएल मैच संयुक्त अरब अमारात में कराए जा रहे हैं। लीग मैच 19 सितंबर से शुरू होंगे और फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को होगा। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। खेल मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जिन 5 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की थी, उन्हें स्वीकार कर लिया है। इस साल खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। इस साल अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इनमें क्रिकेटर ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, तीरंदाज अतनु दास, लियूज खिलाड़ी शिव फर्राटा धाविका दूतीचंद, बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, बास्केटबॉल खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी, मुक्केबाज मनीष कौशिक और लवलीना बुरगोहेन, घुड़सवारी में रिस्क सावंत, फुटबॉलर संदेश झिंगन, गोल्फर आदिति अशोक, हॉकी प्लेयर आकाशदीप सिंह और दीपिका कुमारी, कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा, खो खो खिलाड़ी काले सारिका, नौकायन में दत्तू भोकनाल, निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मधुरिका पाटकर, टेनिस प्लेयर दिविज शरण, पहलवान दिव्या काकरान और राहुल अवारे, पैरा एथलीट सुयश जाधव, संदीप और मनीष नरवाल शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। तेलंगाना में श्रीसेलम जल विद्युत बिजली घर परियोजना में हुई आग दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि घटना के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। सीआईडी के अपर महानिदेशक गोविंद सिंह को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस दुर्घटना में मारे गए डिविजनल इंजीनियर श्रीनिवास गौड़ के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है तथा अन्य व्यक्तियों को निकटतम परिजनों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल शाम हैदराबाद में ये घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जोर देकर कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि का लाभ लघु और मझौले किसानों तक अवश्य पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए इतनी बड़ी धनराशि आवंटित की है, जो कि ऐतिहासिक कदम है। इस योजना से सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति और फसल कटाई के बाद कृषि ढांचे के निर्माण में कृषक उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठन को मदद मिलेगी। श्री तोमर ने हाल के कृषि बाजार सुधारों पर मुख्यमंत्रियों और राज्य कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कल ये बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पूरी तरह किसान कल्याण से प्रेरित हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। बैठक के दौरान हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तथा बिहार, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के कृषि मंत्री उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात से शुरू हुए 55 घंटे के प्रतिबंध के दौरान उर्वरक और बीज की दुकानें खुली रखने की अनुमति दे दी है। ये फैसला बुआई मौसम में किसानों की उर्वरक और बीज की बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया है। ये प्रतिबंध सोमवार सवेरे तक लागू रहेगा। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को आश्वासन दिया है कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और सरकार किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने के सभी उपाय कर रही है। श्री शाही ने बताया कि उर्वरकों का भंडारण और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिन में राज्य के 18 क्षेत्रों में उर्वरक की 3119 दुकानों पर छापे मारे गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उनका लाइसेंस रद्द करने और दुकान बंद करने की कार्रवाई शामिल है। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व समूचे देश में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। ये दिन बुद्धि और रिद्धि सिद्धि दाता श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में चूना मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके पूजन करते हैं और 10 दिवसीय गणेश उत्सव पूर्ण होने पर ये प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं। महाराष्ट्र के लोग गणेश चतुर्थी विशेष उत्साह से मनाते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई और नजदीक के शहरों के विभिन्न गली कूचों से हर जगह पर कल रात से ही गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की गूंज शुरू हो गई है। गणेश जी को भोग चढ़ाने के लिए बनाए जा रहे मोदक और लड्डू का सुवास इस भक्तिमय वातावरण में और मिठास ला रहा है। कई घरों में कल रात और आज सुबह गणेश जी विराजमान हो गए हैं और कई गणेश मूर्ति के कारखानों के बाहर लोग गणेश मूर्ति घर लाने के लिए सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि कोविड महामारी के चलते कई निर्बंध जारी है। राज्य सरकार ने गणेश मूर्ति की ऊंचाई कम करने के साथ ही लोगों से आह्वान किया है कि सार्वजनिक पंडालों में अत्यंत सादगी से ये उत्सव मनाएं और भीड़ इकट्ठा न होने दे। इसी पृष्ठभूमि पर शुरू हो रहे इस उत्सव में घरों में तथा सार्वजनिक पंडालों में की गई आकर्षक सजावट और धार्मिक मंत्रों का उच्चारण तथा गणेश वंदना के गीतों से अलग माहौल बन रहा है। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला ये त्योहार लोगों के उत्साह, खुशी और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता है। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के रूप में सभाओं और जुलूसों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के फैलाव को देखते हुए लोगों को सीमित आयोजन करने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में आशा व्यक्त की कि भगवान गणेश लोगों पर अपनी अनुकंपा करेंगे और देश भर में खुशी और समृद्धि का माहौल बनेगा। तमिलनाडु के सभी भागों में विनायक चतुर्थी का पावन पर्व धार्मिक भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने अपने घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की हैं और फल तथा पूजा सामग्री अर्पित कर रहे हैं। इस साल कोविड प्रतिबंधों के कारण विनायक प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों में स्थापित नहीं की गई हैं, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने पूजा समारोह के समापन पर प्रतिमाएं विसर्जित करने की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से हो रही लगातार वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बस्तर संभाग के कई जिलों में नदियां और नाले उफान पर हैं। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और यह खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं कोंडागांव जिले में बारदा नदी भी उफान पर है। जगदलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ स्थानों पर पानी भर जाने से आवागमन बाधित हुआ है। बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बालोद जिलों में भी नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। गरियाबंद जिले में लगातार बारिश के कारण सिकासेर बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। इससे पैरी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने इंद्रावती और पैरी सहित विभिन्न नदियों के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और भारी वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में भी बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की वर्षा या बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। पूरब की बात करें तो कोलकाता में बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में तापमान 20 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहाँ भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी सामान्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और आनंद बताएं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी प्रियंका, कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को सभी अखबारों में प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की खबर है 44 वंदे भारत रेलगाड़ियों की निविदा निरस्त, चीनी कंपनी थी दावेदार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा सरकार ने कोविड वायरस के बढ़ते रोगियों के मद्देनजर राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी कार्यालय और दुकानें बंद रखने का फैसला किया। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राजीव कुमार नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त, वे अशोक लवासा का स्थान लेंगे। और गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।